तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज से हम लोग जीएस रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो जीएस रिवीजन क्लास है, इस क्लास के लिए हम लोग पर डे आप लोगों को ये क्लास मिलेगी। और इसका एक फिक्स समय होगा रात के 8 बजे, जब आप सोया करेंगे। सोने से पहले एक बार इस सीरीज को मेरे भाई जरूर देख लेना, क्योंकि इस सीरीज का नाम हमने क्या रखा है, जीएस के पापा सीरीज। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये क्लासें प्रॉपर्ली बाइलिंगुअल होने वाली हैं। और कौन कौन से एग्जाम के लिए ये यूजफुल होने वाली हैं मेरे भाई, एसएससी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बैंक में जो बच्चे जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवेज की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और डिफेंस की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए ये क्लास आप समझ लीजिए रामबाण साबित हो जाएगी। जिस तरीके से पापा ऊपर से कठोर होते हैं और अंदर से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्यार रखते हैं, आप लोगों की परवाह करते हैं, सेम उसी तरीके से ये क्लास डिजाइन की गई है। और इस क्लास को पढ़ने के बाद अब जीएस गद्दारी नहीं यारी करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि कारण है, यहां पर अभी तक हम जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जितने भी टॉपिक पढ़ रहे थे, उन टॉपिकों में क्या होता था मेरे भाई, जब हम जीएस की प्रिपरेशन करते हैं किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए, तो हमें मैथ्स पढ़ना होता है, रीजनिंग पढ़ना होता है, ठीक है, उसके साथ हिंदी या इंग्लिश भी प्रिपेयर करना होता है, और उसी के साथ जीएस। आप जानते हैं जीएस में कितने सारे क्वेश्चंस एक साथ आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, पूरा इतिहास हमने पढ़ लिया, पूरा ज्योग्राफी हमने पढ़ लिया, पूरा भूगोल, पूरा हमारा पॉलिटी साइंस हमने पढ़ लिया, और हमारा क्वेश्चन वहां से एक आ रहा है। हम पूरे इतने बड़े बड़े टॉपिक पढ़ते हैं, वहां से एक एक क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे भाई, अगर आप ये सीरीज पढ़ते हैं प्रतिदिन, तो मेरा आप लोगों से वादा है कि यहां पर हम सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसकी पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे, और वहां से आपको ये नोट्स बनाने प्रॉपर कॉपी पर। और जब आपका एग्जाम आए और यहां पर इस रिवीजन क्लास से कुछ बाहर निकल जाए, तो मेरे भाई आकर मेरी इसी क्लास पर कमेंट में आकर मुझे बता जाना कि सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया। लेकिन पर डे आपको क्लास पढ़नी है, पर डे आपको क्लास का जवाब देना है। अभी हम आज ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, और बिना देरी करते अब से हम अपना ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा 1912 में वोडेयार वंश के 24वें शासक के लिए निर्मित इंडो सौरसैनिक स्थापत्य शैली का उदाहरण है? भाई सिंपल सी एक चीज है, इसी को अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द इंडो सौरसैनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बिल्ड इन द ईयर 1912 फॉर द 24th रूलर ऑफ द वोंडियर डायनेस्टी। तो जो इसका सही आंसर होगा, भाई जो वोंडियर डायनेस्टी थी, ये मैसूर पैलेस के लिए फेमस है, ठीक है। और 24वें रूलर जो थे, उन्होंने ये मैसूर पैलेस बनाया था। लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा ये इंडो सौरसैनिक शैली या स्थापत्य शैली क्या है। तो सबसे पहले इंडो सौरसैनिक स्थापत्य शैली की बात करें तो ये कोई स्पेशल शैली नहीं है, ये शैलियों का मिश्रण है। इंडो का मतलब इंडिया की शैली, और प्लस सौरसैनिक में अरब देश की अगर हम बात करें तो अरबी शैली, अरबी, और हमारे जो है मुस्लिम कंट्रीज की जितनी भी शैली हैं वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। इसीलिए हम इसको इंडो सौरसैनिक शैली कहा जाता है। अगर हम बात करें भारत में मंदिर बनाने की शैली किस तरीके की है, कि भारत में मंदिर किस शैली में बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके लिए सबसे पहले हमारा भारत का मानचित्र होना चाहिए, ताकि हमें पता हो कि भाई भारत में कहां कहां किस किस तरीके से मंदिर बनाए जाते हैं मुख्यतः, ठीक है। फिर चित्र के हिसाब से समझेंगे, फिलहाल अभी मैप के हिसाब से समझते हैं। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो यहां पर ये भारत है, और भारत को कर्क रेखा पास करती है। कौन सी रेखा पास करती है? कर्क रेखा पास करती है। कर्क रेखा को क्या बोलते हैं हम? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अगर हम इतनी बात जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को बीच से डिवाइड करती है। और मेरा आप लोगों से सवाल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट से पास होती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यहां पर ये इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। लेकिन इसका जवाब मैं आपको भी दे देना चाहता हूं कि मेरे भाई जो उत्तर भारत है, इस रेखा से जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ इंडिया। क्या बोलते हैं? नॉर्थ इंडिया, ठीक है। देखो भाई, यहां से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये सारे एक एक करके अपनी कॉपी पर नोट कर लेने हैं। जब ये क्वेश्चन सारे नोट हो जाएंगे, उसके बाद एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। लेकिन अभी सारी चीजों को अच्छे से नोट करना है। जैसे नॉर्थ इंडिया या उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर
भारत। तो जो लोग दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर कर्क रेखा से ऊपर की तरफ रहते हैं वो उत्तर भारत के हिस्सा हैं। और उसके बाद भाई ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये होता है मेरे भाई दक्षिण भारत। कौन सा भारत? दक्षिण भारत। ये साउथ इंडिया, अगर हम बात करें साउथ इंडियन मूवीज का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। जो साउथ इंडियन मूवीज, जो पहले साउथ इंडियन मूवीज बनाई जाती थी वो ऐसी होती थी, हीरो एक मुक्का मारे और विलन जो है ऐसे उड़ते हुए जाते थे, ठीक है। तो वही वाली फिल्में, ठीक है, जो जिनका आप मास है ना, ये ऐसी ऐसी फिल्में जो है और साउथ इंडिया की फिल्में हैं। और जो मेरे भाई ये बीच वाला हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं हम मध्य भारत। क्या बोलते हैं? मध्य भारत, जहां पर इन दोनों शैलियों का मिश्रण देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उत्तर भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं, उत्तर भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं वो कौन सी शैली में बनाए जाते हैं मेरे भाई? नागर शैली में बनाए जाते हैं। कौन सी शैली में बनाए जाएंगे? नागर शैली में बनाए जाएंगे, नागर आर्किटेक्चर में बनाए जाएंगे। और जो दक्षिण भारत में मंदिर बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं मेरे भाई द्रविड़ शैली में। कौन सी शैली में? द्रविड़ शैली में, ठीक है। और अगर हम यहीं पर बात करें, जो मध्य भारत में मंदिर बनाए जाते हैं वो बेसर शैली में बनाए जाते हैं। कौन सी शैली में बनाए जाते हैं? बेसर शैली में बनाए जाते हैं। बेसर शैली जो है, ये बेसर शैली दो शैलियों का मिश्रण है, नागर शैली, नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली। तो यहां पर नागर और द्रविड़ का मिश्रण देखने को मिलता है। और जो मैसूर पैलेस है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो ये मैसूर पैलेस है, जब उस समय ये चीजें बन रही थी तो मैसूर पैलेस जो है ये इंडो सोर्सेनिक शैली में बनाया गया, 1912 में बनाया गया, अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखेंगे, उत्तर भारत में कौन सी शैली में मंदिर बनाए जाते हैं? नागर शैली में। दक्षिण भारत में या साउथ इंडिया में द्रविड़ शैली में। और मेरे भाई मध्य भारत में बेसर शैली में। बेसर शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण होता है। अगर इतनी बात क्लियर है तो इस क्वेश्चन में हम और आगे बढ़ेंगे, लेकिन मेरे भाई क्लास आगे बढ़ने से पहले मुझे वो बच्चे चाहिए जो एक्टिव हों। अगर आप एक्टिव हैं तो मेरे भाई फटाफट से मुझे यह बता दीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट से पास होती है। अगर आप जानते हैं तो, और नहीं जानते तो मेरे भाई मैं इस बात का अब कुछ नहीं कर सकता। जब यहां से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा फिर मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आज के जमाने का टीचर हूं, आपसे इतना जरूर कहूंगा कि एआई का दौर है, एक क्वेश्चन तो मेरे भाई पूछ ही सकते हो। अगर कोई चीज क्यूरियोसिटी हो, माइंड में नहीं जानते तो फटाफट से चेक करके देख लेना चाहिए कि भैया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से पास होती है। ये एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, बाकी सारे क्वेश्चन आपको बता कर जाऊंगा। और आ जाइए आगे की तरफ, अब इस क्वेश्चन से हम क्या क्या नई चीजें लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा भाई आंसर है इसका मैसूर पैलेस, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबसे पहले हमें क्वेश्चन पता होना चाहिए। और जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो डिफेंस के एग्जाम से, एसएससी के एग्जाम से और जी रेलवेज के एग्जाम से हमने सारे क्वेश्चन पुटअप करके यहां पर लेकर आए। तो 1912 में ये बना था, ठीक है जी। मैसूर पैलेस कब बना था मेरे भाई? 1912 में बना था। किसने बनाया था? तो मेरे भाई वांडेयार वंश के 24वें शासक के लिए बनाया गया था, ठीक है। और लोकेटेड इन कहां? तो भैया मैसूर कर्नाटक में स्थित है, ठीक है जी। इंडो सोर्सेनिक स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है, एक्सलेंट एग्जांपल ऑफ इंडो सोर्सेनिक आर्किटेक्चर। अब इससे रिलेटेड और क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं। तो मैसूर पैलेस कैसा दिखता है? तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, मैसूर पैलेस इस तरीके से हमें दिखता है अगर हम देखने की बात करें। उसके बाद अगर अगली बात की जाए मेरे भाई, तो यहां पर क्या है भाई? स्टाइल कौन सा, शैली कौन सी है, ठीक है। रीजन कौन सा क्षेत्र में कौन सी शैली, ठीक है जी। उसके बाद मेन फीचर, मुख्य चीज क्या है और एग्जाम्पल क्या है। तो देखो अगर हम बात करें उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में किस तरीके की शैली इस्तेमाल की जाती है? नागर शैली इस्तेमाल की जाती है। क्या इसका मेन फीचर है भाई? वक्र शिखर, कर्व्ड शिखर, ठीक है जी, कर्व्ड शिखर। अभी क्या कहते हैं हम, स्ट्रक्चर समझेंगे, इमेज के साथ समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझिए, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं नागर शैली इस तरीके की, जो इसका टॉप है वो कर्व्ड होता है। कैसा होता है? कर्व्ड। ये है नागर शैली, ये है द्रविड़ शैली और ये है बेसर शैली। इसमें नागर और द्रविड़ का मिक्सचर होता है। तो बेसरा शैली जो है ये नागर और प्लस द्रविड़
शैली का मिक्सचर होता है। तो यहां पर इस बात पे ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है भाई। क्या है दूसरे, कौन सी शैली है? द्रविड़ शैली है। कहां पर? साउथ इंडिया में इस तरीके के मंदिर बनाए जाते हैं, ठीक है, पिरामिड विमान तरीके के, ठीक है, पिरामिड विमाना तरीके के। और इसका एग्जाम्पल क्या है? बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। और नागर शैली का एग्जाम्पल क्या है? खजुराहो मंदिर। कौन सी शैली में बनाया गया है? नागर शैली में बनाया गया है। उसके बाद मेरे भाई बेसर शैली, ये दक्कन, ठीक है, मतलब बीच का क्षेत्र, मध्य भारत का क्षेत्र। उसके बाद कौन सी शैली? हाइब्रिड या मिश्रित शैली। और पटडकल मंदिर जो है इसका उदाहरण है। इंडो सौरसैनिक शैली जो है ये औपनिवेशिक भारत, मतलब जब भारत एक कॉलोनी था किसकी? अंग्रेजों की, उस समय में जो मंदिर बनाए गए हैं उनको हम इंडो सौरसैनिक जो है बोलते हैं। ये डोमेस मतलब इंडिया भारत की शैली प्लस जो हमारे विदेशों, जो अरबी या मुस्लिम कंट्री से जो शैली आई वो सबको मिलाकर, जैसे मैसूर पैलेस, ठीक है। फिर है गॉथिक शैली, ये औपनिवेशिक समय ये भी आई है। पॉइंटेड आर्किटेक्चर और सीएसटी मुंबई जो है ये इस तरीके का उदाहरण है। अब अगर इमेज वाइज देखें तो द्रविड़ शैली जो है वो इस तरीके से मंदिर बनते हैं, नागर शैली में इस तरीके से मंदिर बनते हैं जो उत्तर भारत में है, और मेरे भाई ये जो बेसर शैली है ये इस तरीके की होती है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां पर हम इस तरीके से देख सकते हैं किस किस तरीके से क्या क्या चीजें हम टैकल कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें मेरे भाई कि मूल रूप से इलाहाबाद या प्रयागराज, आज के समय में इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। इलाहाबाद में स्थित होने से पहले इलाहाबाद स्तंभ या प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ कहां स्थित था? भाई ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ कहां स्थित था? ये क्वेश्चन मैंने खुद ने नहीं बनाया मेरे भाई, ये एग्जाम में आया था और आपको इसे टैकल करना आना चाहिए। तो मेरे भाई अगर हम बात करें कि मेरे भाई ओरिजिनली बिफोर बीइंग लोकेटेड एट इलाहाबाद प्रयागराज, वेयर वाज द इलाहाबाद पिलर प्रयाग प्रशस्ति पिलर सिचुएटेड? भाई कहां पर था? तो अगर इसका सही जवाब हम खोजने जाएं तो मेरे भाई सही जवाब होगा इसका कौशांबी, ऑप्शन ए, कौशांबी, ए ऑप्शन कौशांबी, ठीक है। तो यहां पर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, किस किस तरीके से हम क्या क्या चीज लेकर आ सकते हैं? तो सबसे पहले अगर हम प्रयागराज की बात करें, एक क्वेश्चन एक, लेकिन इस एक क्वेश्चन के बेसिस पर हम अनेक चीजें बना लेंगे। क्यों बना लेंगे? क्योंकि मेरे भाई ये प्रयागराज है, इसे हम इलाहाबाद कहते हैं, और इस प्रयागराज को हम और किस नाम से जानते हैं मेरे भाई? संगम नगरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? संगम नगरी के नाम से जानते हैं। यहां पर ये क्लास ना तो हिस्ट्री की है, ना पॉलिटी की है, ना ज्योग्राफी की है, ना स्टैटिक्स की है, ना करंट अफेयर्स की है। ये क्लास एक कंप्लीट जीएस क्लास है जहां पर चाहे मैं पर डे 5 क्वेश्चन कराऊं, लेकिन उन 5 क्वेश्चन के बेसिस पर आपको 100 क्वेश्चन देकर जाऊंगा जो आपके एग्जाम से एकदम पिन पॉइंट होंगे, जहां पर आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ सर ने कुछ पढ़ाया था। मेरे भाई जब एग्जाम में आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, आप अभी तक कहीं भी पढ़े हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हो, लेकिन रिवीजन एक बार मेरे भाई यहां पर इस क्लास में आकर जरूर कर लेना, क्योंकि यहां पर हर एक एग्जाम का, हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन होगा। भाई जैसे अगर बात करें तो संगम नगरी की, तो मेरे भाई ये जो संगम नगरी है इसे संगम नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेरे भाई अगर हम बात करें तो गंगा प्लस यमुना प्लस सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती, ये 3 नदियां यहां पर आकर मिलती हैं। इसीलिए क्या कहते हैं भैया, प्रयागराज को हम क्या बोलते हैं? प्रयागराज को हम संगम नगरी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर 3 प्रमुख नदियां आपस में मिलती हैं, गंगा यमुना और सरस्वती, ठीक है। तो गंगा यमुना और सरस्वती आपस में कहां पर मिलती हैं भैया? प्रयागराज या इलाहाबाद में मिलती हैं। इलाहाबाद इसका पुराना नाम था, अब नया नाम है प्रयागराज। दूसरी यहां पर एक और बात बताएं तो गंगा और यमुना को हम देख सकते हैं, लेकिन सरस्वती अदृश्य है, जो दिखती नहीं है। क्लियर? यहां तक बात अगर क्लियर है तो अगर हम बात करें मेरे भाई कि गंगा का उद्गम कहां से हुआ है, अगर यहीं पर हम सिंपल सी एक चीज पूछ लें आपसे कि गंगा नदी कहां से निकली है, इस बात का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। गंगा नदी कहां से निकलती है? और अगर मैं बात करूं गंगा नदी जिस स्टेट से निकलती है सबसे पहले वो आपको मुझे बताना है, लेकिन गंगा नदी दूसरे स्टेट में पहुंचती है, यूपी में। कहां पर पहुंचती है? यूपी में। और यूपी के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट?
बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहली बार प्रवेश करती है गंगा नदी। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है गंगा नदी, तो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में करती है। ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारा कुछ और है। क्या है? इलाहाबाद स्तंभ या प्रयाग प्रशस्ति कहां है? तो इसका सही आंसर है कौशाम्बी। आइए एक बार इसको देख लेते हैं क्या है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन द्वारा रचित अभिलेख है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति इज एन इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड बाय हरिसेन। ठीक है, प्रशस्ति क्या होता है भाई? हरिसेन क्या हो, ये जो हरिसेन जी हैं ये इन्होंने क्या किया था? स्तंभ की बात करें तो मेरे भाई एक तरीके का पिलर हो गया, जैसे पिलर। ठीक है, तो ये पिलर गढ़वाए गए थे, इन पर लेख लिखवाए गए थे, कुछ आदेश राजाओं के लिखवाए गए थे जहां पर ये लिखे हुए थे। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा रचित अभिलेख है। सबसे पहली बात तो क्लियर है जी। और अगर बात की जाए तो इसमें समुद्रगुप्त की विजय एवं उपाधियों का वर्णन है। अगर आपसे पूछने लग जाए कि प्रयाग प्रशस्ति में किस चीज का उल्लेख है या किस चीज का वर्णन है, तो मेरे भाई समुद्रगुप्त, इसमें समुद्रगुप्त की विजय एवं उपलब्धियों का वर्णन है। दूसरी बात की जाए तो इलाहाबाद स्तंभ क्या है? यह इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण है। ठीक है, तो यह इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण है। तो इलाहाबाद स्तंभ है, उसके ऊपर क्या है? प्रयाग प्रशस्ति जो लिखा हुआ है, इस प्रयाग प्रशस्ति पर जो है समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है। ठीक है, और क्या है? यह गुप्तकालीन इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जो गुप्त काल हमारा आया था उसका अत्यंत महत्वपूर्ण जो है ये पार्ट रहा है। उसके बाद अगर बात की जाए तो वर्तमान स्थान क्या है? वर्तमान स्थान तो इलाहाबाद फोर्ट प्रयागराज। तो अभी अगर हम बात करें तो अभी कहां पर है ये इलाहाबाद स्तंभ? तो इलाहाबाद किला प्रयागराज में स्थित है। और इलाहाबाद किस स्टेट में पड़ता है मेरे भाई? इलाहाबाद किस स्टेट में पड़ता है भाई? इलाहाबाद को हम आज के समय में प्रयागराज के नाम से जान रहे हैं, हम जब जानते हैं। और प्रयागराज किस स्टेट में पड़ता है? तो मेरे भाई उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, निकट स्थिति संगम भाई जो हमने भी बताया है। और मूल निर्माता जो है ओरिजिनल वो अशोका है, अशोक। ठीक है, अशोक आप सब जानते हैं अशोक किसके पोते हैं? अशोक जो है किस वंश के थे, किस डायनेस्टी के थे? तो मेरे भाई अगर बात की जाए तो अशोक मौर्य डायनेस्टी के थे, मौर्य वंश के थे। और मौर्य वंश के जो संस्थापक थे या मौर्य वंश के जो फाउंडर थे वो कौन थे मेरे भाई? तो मौर्य वंश के जो फाउंडर थे वो थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं सत्ता में किसे हराने के बाद आए थे? तो अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के, किसके? नंद वंश के शासक किस कौन थे? घनानंद। तो नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य सत्ता में आए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद जो है अशोक आए थे, अशोक चक्रवर्ती, अशोक सम्राट। मतलब भारत, एक भारत को जो हमारा अगर बात करें आज के समय में, अगर हम बात करते हैं कि भारत, अखंड भारत जो है वो चंद्रगुप्त, वो अशोक के समय पर था। ठीक है, और दूसरी अगर हम बात करें तो यहां पर आचार्य चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने, आचार्य चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? घनानंद को हराया था। और आचार्य चाणक्य की अगर हम बात करें तो यहीं पर अगर मैं एक और बात करूं तो मेरे भाई आचार्य चाणक्य जो थे इनके दो नाम और थे। एक इनको हम कौटिल्य के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? कौटिल्य के नाम से जानते थे। और एक इनका और नाम है जिसे हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। एग्जाम कोई सा भी हो बचकर नहीं जाना चाहिए। चाणक्य ने किसकी हेल्प की थी? चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की थी। दूसरी चीज, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? घनानंद को हराया था। घनानंद को हराने के बाद मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था, जिन्होंने इलाहाबाद स्तंभ, जो इसके मूल निर्माता हैं इलाहाबाद स्तंभ के। तो यहां पर इस तरीके से हम बहुत सारी चीजों को एक साथ कवर करके चल सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई ये क्लास। अब दूसरी चीज अगर हम यहां पर एक और बात करें, जैसे नंद डायनेस्टी हो गया, नंद डायनेस्टी के समय पर अगर हम बात करें तो नंद वंश के समय पर ही किसने? सिकंदर ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? सिकंदर। कब किया था? 326 बीसी। ठीक है,
326 बीसी। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 बीसी। और अगर बात की जाए तो सिकंदर कौन सा दर्रा या कौन सा पास करके आया था? कौन सा दर्रे से भारत में प्रवेश किया था सिकंदर ने? अगर हम बात पूछें कि सिकंदर ने भारत में प्रवेश किस दर्रे से किया था, व्हाट इज दर्रा, दर्रा क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी दर्रा उसे कहा जाता है मेरे भाई, यदि पर्वतों को काटकर रास्ता बनाया जाए उसको हम बोलते हैं दर्रा या पास। ठीक है, सिंपल सी एक भाषा में, यदि पर्वतों को काटकर रास्ता बनाया जा रहा है तो उसको हम दर्रा या पास कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कौन सा दर्रा था वो? तो मेरे भाई खैबर दर्रा था वो। कौन सा दर्रा था? खैबर पास था, जिसको पास करके सिकंदर भारत में प्रवेश किया था। और यहां पर इस तरीके के ये जितने भी स्तंभ हैं किसके? अशोक के, वो सब भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं मेरे भाई। आ जाइए आगे की तरफ। तो रिलेटेड टू दिस टॉपिक, इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, तो मेरे भाई सबसे पहले इन सब चीजों को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर जैसे बात करें तो अगर हम बात करें तो स्तंभ की जो पिलर हैं, जो इंपॉर्टेंट पिलर हैं, इनको एक बार समझना है। और ये मूल स्थान, ओरिजिनल लोकेशन क्या थी इनकी, और प्रेजेंट लोकेशन, टेबल को अच्छे समझना। प्रेजेंट लोकेशन मतलब वर्तमान स्थिति कहां पर है। अगर वो स्थान जब वो बनाया गया था तो इंक्रिप्शन में उसका नाम क्या है, और आज के समय पर वो जगह कहां है। मुख्य अभिलेख क्या है इसमें, ठीक है, और मुख्य विषय किस विषय पर है, और महत्वपूर्ण तथ्य है जहां पर इससे चीजें जो इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें पहले स्तंभ की, तो इलाहाबाद पिलर, इलाहाबाद स्तंभ जो हम अभी पढ़कर आ रहे हैं, जिसके चक्कर में हमने अशोक को भी पढ़ लिया, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को भी पढ़ लिया। दूसरी मेरी बात यार कहां पर है, तो उस समय कौशांबी में स्थित था। कहां पर स्थित था? कौशांबी में। जब इलाहाबाद स्तंभ बना तो कौशांबी में स्थित था, और आज के समय में कौशांबी कहां? प्रयागराज किला उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। ठीक है, दूसरी बात की जाए तो प्रयागराज प्रशस्ति, सॉरी प्रयाग प्रशस्ति, तो प्रयाग प्रशस्ति इसका मुख्य अभिलेख है, प्रमुख अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है जो इस पर लिखा गया, इलाहाबाद स्तंभ पर जो लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है। और इस प्रयाग प्रशस्ति में किस चीज का उल्लेख है? इसका उल्लेख है इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का। ठीक है, और ये किसके द्वारा रची गई थी? तो हरिसेन ने इसको लिखवाया था। उसके बाद दूसरी बात की जाए तो सारनाथ स्तंभ, और सारनाथ स्तंभ किस लिए इंपॉर्टेंट है भाई? सारे पिलर इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ये चीज भी बचकर चली गई तो दिक्कत आ जाएगी। उसके बाद मेरे पास सारनाथ स्तंभ कहां पर होगा? सारनाथ में होगा, और आज के समय पर कहां है? सारनाथ संग्रहालय में है। ठीक है, इस पर क्या है? ये अशोक का अभिलेख है, अशोक एडिक्ट्स है। और क्या? धम्म प्रचार, जब अशोक ने धम्म का प्रचार किया, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, अगर हम बात करें अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, कौन से युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। यदि आपसे कोई पूछे कि अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था, तो अशोक ने बौद्ध धर्म कौन से युद्ध के बाद अपनाया था मेरे भाई? तो अशोक ने बौद्ध धर्म कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, अशोक ने बौद्ध धर्म कौन से युद्ध के बाद अपनाया? तो अशोक ने बौद्ध धर्म कलिंग युद्ध के बाद अपनाया है। उसके बाद अगर बात की जाए तो सिंह शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक, तो यहां पर सारनाथ के स्तंभ से जो है हमारा सिंह शीर्ष लिया गया है, मतलब राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है, अशोक की लाट ली गई है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो यहां पर अगर हम देखें तो लौरिया नंदगढ़ स्तंभ, लौरिया नंदगढ़ स्तंभ। अभी लग रहा होगा सब बकवास है, जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना मेरे भाई, बच्चे छोड़कर आ जाते हैं। ठीक है, और अगर इसी तरीके की चीज आप पढ़कर जाओगे, सारी चीजों को अच्छे से समझ कर जाओगे, तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन बचेगा क्या मेरे भाई? बचने की संभावना ही नहीं है। तो आराम से कॉपी पर भैया नोट डाउन कर लो, जितनी चीजें मुंह से बता रहा हूं, जो लिख रहा हूं, हर एक बात इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा ना हो बाद में पछतावा हो। इस क्लास को तो तुम आसानी से ले जाओगे, इस क्लास का पार्ट 1 पढ़ के पार्ट 2 पढ़ने भूल जाओगे। और मैं ये बार बार नहीं कहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना जो नए बच्चे हैं, और उसका बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि 8 बजे खुद से नोटिफिकेशन आ जाए, तुम्हें पता चल जाए कि सर ने क्लास अपलोड कर दी है या सर खुद से लाइव आ गए हैं। चलिए आगे की तरफ। ठीक है, तो भैया लौरिया नंदगढ़ स्तंभ कहां है? तो लौरिया नंदगढ़ जो है ये स्थित है बिहार में। ठीक है, और आज के समय पर भी बिहार में है। अशोक का अभिलेख है और धम्म की नीति है, इसमें सर्वश्रेष्ठ संरक्षित अशोक स्तंभ है, जो सबसे ज्यादा संरक्षित रखा गया है अभी तक भी। ठीक है, फिर रामपुरवा बैल स्तंभ,
ठीक है। तो रामपुरवा बुल स्तंभ जो है ये रामपुरवा बिहार में स्थित है मेरे भाई, राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थित है ये अभी दिल्ली में, ठीक है। अभी इस टाइम पर कहां है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में ये रखा हुआ है। अशोक अभिलेख, इसमें भी धर्म की नीति है, बैल शीर्ष हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है जी। उसके बाद रामपुरवा सिंह स्तंभ, तो इसमें रामपुरवा ये भी बिहार में ही है मेरे भाई, ठीक है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में ये है अभी आज के समय में अगर हम बात करें तो, ठीक है। अशोक का अभिलेख है, धम्म की नीति है, इसमें भी सिंह शीर्ष रूपांतरण, ठीक है, लॉ एंड कैपिटल वेरिएंट है ये। उसके बाद अगर बात की जाए तो टोपरा स्तंभ, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो टोपरा स्तंभ कहां पर है, टोपरा स्तंभ है हरियाणा में, ठीक है। और अगर आज के समय में बात की जाए तो फिरोज शाह कोटला दिल्ली में स्थित है। अशोक अभिलेख, ठीक है, यह भी अशोक का अभिलेख है और धम्म नीति की बात इसमें की गई है। और यह क्या इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा रूपांतरित किया गया है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा रूपांतरित किया गया है, शिफ्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको जो है शिफ्ट कराया, कहां पर, जो है फिरोज शाह कोटला में, ठीक है। और ये कहां पर पड़ता है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम भी था, ठीक है, जिसका नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया, अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया ना। तो इसी तरीके से दिल्ली में है, क्लियर। अगला है मेरठ स्तंभ, तो मेरठ स्तंभ कहां पर है, मेरठ में ही होगा सरकार, ये दिल्ली रिज पर आज के समय पर है। अशोक अभिलेख, ठीक है, धम्म नीति फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थानांतरित, इसे फिरोज शाह तुगलक जो है मेरठ से उठाकर दिल्ली लेकर गए। उसके बाद अगर बात की तो सांची स्तंभ, बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक छोटे बड़े एग्जाम में आता है। सांची स्तंभ कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, सेम वही स्थान है भैया, सांची में, मध्य प्रदेश में ही, क्लियर। बौद्ध संघ का अनुशासन इस पर बताया गया है, महान स्तूप के निकट है, क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें तो वैशाली स्तंभ कहां पर पड़ता है, वैशाली स्तंभ पड़ता है मेरे भाई वैशाली में, बिहार में, ठीक है। प्लेस वही रहेगा, अशोक स्तंभ रहेगा, बौद्ध संबंध रहेगा और एकल सिंह शीर्ष है, यहां पर जो है इसका जो टॉप है वो सिंह का, उसका सिंह से लगा हुआ है। उसके बाद लौरिया अराराज अरेराज पिलर, तो लौरिया अरेराज स्तंभ जो है वो अरेराज बिहार में पड़ता है, स्थान वही का वही है। अशोक अभिलेख है, ये भी धर्म नीति से जो है संबंधित है। और अगर बात की जाए तो अच्छी तरह संरक्षित है, वेल जो है ये वेल प्रिजर्व्ड जो है संबंधित है, ठीक है। सारनाथ पिलर की अगर हम बात करें, सारनाथ के हम स्तंभ की बात करें तो सारनाथ स्तंभ कुछ इस तरीके से दिखता है और इसके ऊपर जो है ये हमारा, हम सब जानते हैं, अशोक खिलाट। तो यहां पर इस तरीके से ये जो है हम क्वेश्चन देख सकते हैं किस किस तरीके से। इलाहाबाद पिलर हमें इस तरीके से दिखता है और अगर आप जूम करके दिखाऊं मैं आपको तो ये देखो इस पे कुछ लिखा हुआ है और ये लिखी हुई चीजें ही जो है ये प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वुलर झील से संबंधित निम्न। अब देखो सुनो, आज की क्लास जितनी भी है यहीं पर है, ठीक है, आज की क्लास जितनी भी है यही है मेरे भाई। अब आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की पर डे क्लास मिले और थोड़ी डिटेल्ड मिले और थोड़ी और ज्यादा लंबी हो, जहां पर आप हर एक एग्जाम कवर कर सकें एक ही क्लास से, तो आपको क्या करना है मेरे भाई, फटाफट से ये क्लास अपने दोस्तों में शेयर कर देनी है। बच्चा चाहे कहीं भी पढ़ रहा हो, एक बार इस रिवीजन क्लास को जरूर देख ले, क्योंकि जब हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से याद रहती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि मेरे भाई ये क्लास बच्चों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और ये एक दिन की भी क्लास मिस ना हो। तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जाने से पहले यार एक बार लाइक कर दीजिए, उसके लिए पैसे नहीं लगते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अब कल नेक्स्ट क्लास में फुल एनर्जी के साथ और आशा करता हूं कि आप लोगों को इंतजार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।